हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डाइजेशन के इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि डाइजेशन जो है वो हमारे बॉडी में किस किस पार्ट में होता है, कौन कौन से पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डाइजेशन के लिए, और जो मेजर डाइजेशन होता है वो बॉडी के किस किस पार्ट के अंदर होता है। वो केमिकल होता है, मैकेनिकल होता है, वो कैसा होता है। साथ में मैं बात करूँगा कि यहाँ पे डाइजेशन के अंदर आप के डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रोटीन पार्टिसिपेट कर रही है और उनका फंक्शन क्या है, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर रहे हैं, कौन से प्रोटीन को ब्रेक कर रहे हैं, कौन से विटामिन और लिपिड्स को ब्रेक कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूंगा। एक बात मेरी ध्यान में रखिएगा कि जो पहला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको भी आप देख लीजिएगा। साथ में मैंने जब बताया हुआ था कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी ब्रेन जो है या फिर हमारा जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो किस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रही, तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी है, तो आप जा करके देख सकते हो। क्योंकि मैं एक वीडियो के अंदर सारी बातें तो नहीं बता सकता, इसलिए आप एक एक करके सारे वीडियोस देख लोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि इस वीडियो में मैं क्या बात करूँगा, कि इससे पहले आप इस वीडियो को स्टार्ट करें तो मैं पूरी चीज़ें एक बार बता देता हूँ। हम लोग इसमें क्या बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे हर एक पार्ट के बारे में, जो पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक सीरियल वाइज बात करेंगे, फूड को एक एक जगह से लेते हुए चलेंगे। साथ में सारे इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रोटीन आपको जानने चाहिए, जितने आपके एग्जामिनेशंस वगैरह में आते हैं, नीट वगैरह में आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, तो उसमें क्या होगा कि जो जो एंजाइम्स के बारे में आपने पढ़ा जाना, उनका केमिकल नेचर कैसा है और उनमें केमिकल में क्या चेंज आए कि वो बदल गया, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें भी करेंगे उस सब चीज़ों के बारे में, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम मेजर 3 जगह पे कंप्लीट होती है। वो होती है माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये 3 मेजर जगह होती है जहाँ पे हमारी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फिर वो चाहे डाइजेशन हो, चाहे ब्रेकडाउन हो, फिर चाहे एब्जॉर्प्शन हो। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन वाली चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले हमें क्या देखना है, ब्रेकडाउन देखना है कि हमारा फूड कैसे ब्रेक हो रहा है, उसका डाइजेशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो होता है डाइजेशन इन माउथ। सबसे पहला डाइजेशन कहाँ होता है, डाइजेशन इन माउथ। अब जो माउथ की डाइजेशन है उसमें आप सभी जानते हो कि माउथ के अंदर क्या होता है कि जब हम फूड को क्या करते हैं, फील करते हैं। किसी फूड को हमने देखा खट्टा मीठा, उसको हमने फील किया, तो तुरंत क्या होता है, ब्रेन से नर्व इम्पल्सेस, मेडुला ऑब्लिंगाटा के द्वारा, वैगस नर्व के द्वारा इम्पल्सेस आती है और हमारे माउथ से लार्वा सिक्रीट होता है। जो सलाइवा सिक्रीट होता है, जो लार सिक्रीट होता है, जो सलाइवा सिक्रीट होता है, उस सलाइवा के अंदर हमारे एंजाइम्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मॉल्टेज और टाइलिन एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं, मॉल्टेज और टाइलिन एंजाइम होते हैं। और थोड़ा सा लसलसा होता है, म्यूकस होता है और वाटरी होता है, जो कि क्या काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी स्टार्च वगैरह होती है उनको ब्रेक करने का काम करता है। क्या काम करता है कि जो हमने खाया हुआ है कार्बोहाइड्रेट वगैरह या स्टार्च वगैरह, उसको क्या काम करता है, ब्रेक करने का काम करता है। तो ये सबसे पहले क्या काम करता है कि कार्बोहाइड्रेट को मॉल्टोज में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, मॉल्टोज में तोड़ता है। अभी जो मॉल्टोज होता है वो किस एंजाइम के द्वारा तोड़ता है, माल्टेज के द्वारा। किस एंजाइम के द्वारा तोड़ता है, माल्टेज के द्वारा। माल्टेज कहाँ होती है, सलाइवा में। तो माल्टेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है, माल्टेज द्वारा माल्टोज में तोड़ता है, विच इज ब्रोकन डाउन बाय माल्टेज इनटू ग्लूकोज। देन जो माल्टेज होता है वो क्या होता है, माल्टेज इसको ग्लूकोज में भी ब्रेक करते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके काऊ के अंदर या फिर अदर भी एनिमल के अंदर, तो हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो होती है अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज जो होती है, अगर आप सभी ने इसको मेरे उसका वीडियो पढ़ा होगा, हार्मोन्स का अगर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मैंने अल्फा एमाइलेज के बारे में बताया, जहाँ मैंने बताया कि अल्फा एमाइलेज जो होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को सॉल्यूबल बनाता है, मतलब मूवेबल बनाता है। तो यहाँ पे अल्फा एमाइलेज भी जो होता है वो काम करता है और वो भी ब्रेकडाउन में मदद करता है। आगे बात करें, मतलब कि हमारे कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसैकेराइड्स है उसको ऑलिगोसैकेराइड्स के अंदर तोड़ने का काम भी करता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें, इन ह्यूमन सलाइवा ऑल्सो कंटेन एन एंजाइम। ह्यूमंस के अंदर जो सलाइवा होती है वो एक एंजाइम कंटेन करती है, जिसको हम लोग मॉल्टेज कहते हैं। वो हमारे स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करती है। तो आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि माउथ के अंदर या तो फिजिकल डाइजेशन होता है, मतलब मैकेनिकल डाइजेशन होता है, दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है, जो मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ था, या फिर हमें क्या होता है कि केमिकल्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने
बढ़ाने का काम करते हैं। अब जो बात आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखनी वो क्या रखनी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि जब हमारे फूड का डाइजेशन होता है तो वो एक क्रम में होता है। ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट माउथ के अंदर पूरी तरह टूट जाता है और उसका डाइजेशन नहीं, वो शुरुआत में टूटता है लेकिन कंप्लीटली वो ब्रेक नहीं होता है। कंप्लीटली ब्रेक होने के लिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक की सफ़र को तय करना पड़ेगा, तब वो जाकर के कंप्लीट ब्रेक होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो डाइजेशन होता है ना वो बहुत थोड़ा सा परसेंटेज माउथ में, फिर हाफ परसेंटेज के आसपास रहता है हमारे स्टमक में और कंप्लीट होता है हमारे इंटेस्टाइन में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, तो जनरली आप प्रोटीन को क्या देख रहे हो, प्रोटीन को आप देख रहे हो कि प्रोटीन हमारा क्या है, प्रोटीन है, फिर उसके बाद पेप्टोन्स है, पेप्टाइड है, फिर अमीनो एसिड है। तो जैसे प्रोटीन है वो ब्रेकडाउन के लिए कई स्टेजेस ले रहा है, उसी तरह से स्टेजेस चलती रहती हैं और ब्रेकडाउन होता रहता है। मतलब माउथ में होता है थोड़ा ब्रेकडाउन, फिर थोड़ा ब्रेकडाउन माउथ के अंदर होता है, फिर स्टमक के अंदर सेमी डाइजेशन होता है और उसके बाद लास्ट में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो माउथ के अंदर हमें केवल कार्बोहाइड्रेट का ही देखने को मिलता है, ज़्यादातर थोड़ा थोड़ा प्रोटीन का होता है पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो डाइजेशन है वो हमें स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन लिपिड का देखने को मिलता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे है सबसे पहले, अब हम लोग जब बात करेंगे, अब हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो स्टमक है वहाँ पे किस तरीके से हमारे कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारे स्टमक जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारा स्टमक जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। अब जो ये गैस्ट्रिक जूस होता है वो कब सिक्रीट होता है, क्या होता है कि जैसे ही खाना हमारे पेट के अंदर पहुँचता है फिर से वही चीज़, पुरानी जो एक्टिविटी वहाँ पे हुई रहती है, हमारे स्टमक से नर्व इम्पल्सेस जो जुड़ी रहती हैं, वो नर्व इम्पल्सेस जाती हैं इंफॉर्मेशन लेकर के हमारे ब्रेन तक, मेडुला ऑब्लिंगाटा तक, और फिर मेडुला ऑब्लिंगाटा वैगस नर्व के द्वारा इम्पल्सेस को सेंड करता है, मतलब उसको उस पर रिफ्लेक्स करता है। और जैसे ही वो रिफ्लेक्स करता है, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन्स और पेप्सिन हार्मोन्स और एचसीएल हमारे स्टमक से सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। ध्यान समझ लीजिएगा, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है कि अब खाना जो है वो स्टमक के अंदर पहुंच गया है, तुरंत गैस्ट्रिन हार्मोन्स, एचसीएल और जो हमारा क्या होता है गैस्ट्रिन हार्मोन्स, एचसीएल और जो हमारा क्या होता है पेप्सिन, ये क्या होता है सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि गैस्ट्रिन हार्मोन्स होता है वो पहले स्टमक के निचले हिस्से में बनता है, लेकिन बाद में जो है वो मूव करके चला जाता है, ग्लैंड जो है वो मूव करके, मतलब ग्लैंड से ब्लड में जाती है और ब्लड से मूव करके वो कहाँ पहुँच जाती है, अपर पोर्शन में भी हमारे स्टमक के पहुंच जाती है और वहाँ पे डाइजेशन करना शुरू कर देती है। अब आपको पता है कि जो एचसीएल है उसका क्या काम है। एचसीएल का बेसिकली काम होता है कि वो, उसका काम होता है जर्म्स वगैरह को किल करना और स्टमक के पीएच को मेंटेन करके रखना। अब पीएच को क्यों मेंटेन करके रखता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो पेप्सिन है उसका बेसिकली काम होता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना। तो स्टमक के अंदर हमें प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पे हमें लिपिड का भी ब्रेकडाउन देखने को मिलता है थोड़ा मोड़ा। तो कहने का मतलब बस मेरे ये था, बेसिक मोटी मोटी सी बात ये है कि गैस्ट्रिन, और जब हमारा ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है, स्टमक के अंदर फूड जैसे ही पहुंचता है तुरंत वहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो एचसीएल पेप्सिन है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, गैस्ट्रिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो हमारी स्टमक होती है वहाँ पे बेसिकली 3 तरह की इंपॉर्टेंट ग्लैंड पाई जाती हैं। उन 3 ग्लैंड्स का क्या नाम है, उन 3 ग्लैंड्स का नाम है, सबसे पहली जो होती है ग्लैंड्स की जो सेल होती है वो होती है चीफ सेल। क्या होती है, चीफ सेल। अब जो ये चीफ सेल होती है ये बेसिकली जानी जाती है सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग पेप्सिनोजेन, मतलब पेप्सिन को बनाने के लिए चीफ सेल जानी जाती हैं। अब आप कहोगे पेप्सिनोजेन, तो पेप्सिनोजेन जो होता है वो एक तरह का जाइमोजेन, मतलब इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन होता है। और सबसे पहला फॉर्म, मतलब पेप्सिनोजेन से ही पेप्सिन हमारा बनता है। तो पेप्सिनोजेन क्या होता है, शुरुआत में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही हमारे स्टमक के अंदर एचसीएल का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होता है, क्या होता है, एचसीएल का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होता है, तो जो हमारा पेप्सिन होता है, जो पेप्सिनोजेन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर। तो इस बात को आप बराबर ध्यान में रखेंगे कि हमारा पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में है और इनएक्टिव फॉर्म से जो पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है वो किस फॉर्म में हो जा रहा है, एक्टिव फॉर्म। पेप्सिन क्या है, हमारा एक एक्टिव फॉर्म है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि एचसीएल न केवल
HCl ना केवल जर्म्स को मारने का काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, बशर्ते वो जो है वो बाकी सारे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करने का काम करता है। एक सेल हो गई चीफ सेल, दूसरी सेल ऑक्जेंटिक सेल। अब ऑक्जेंटिक जो सेल होती है विच सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कैसी एसिड सिक्रीट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है। म्यूकस सेल जो होती है विच सिक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट करती है, जिससे आपकी हार्ट जो होती है वो कहीं ना कहीं सेफ रहती है, बचा करके रखती है HCl वगैरह से। तो कहने का मतलब ये था कि ये 3 बेसिक सेल हैं, चीफ सेल पेप्सिन के लिए, ऑक्जेंटिक सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, और म्यूकस सेल आपकी म्यूकस सिक्रीट करने के लिए, खाने को थोड़ा सा मूवेबल बनाने के लिए। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ तो एक फास्टिंग स्टमक जो होता है, अगर हम उसको देखें तो ह्यूमन का तकरीबन जो फास्टिंग स्टमक होता है उसमें तकरीबन 8 से 15 ml गैस्ट्रिक जूस निकलती है। कितना? 8 से 15 ml गैस्ट्रिक जूस जो होती है वो सिक्रीट होती है 24 घंटे में। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर वाटर भी होता है, सॉल्ट भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, 3 एंजाइम पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। 3 मेन बेसिक एंजाइम आपने देखा ना, पेप्सिन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। अब आपको पता है पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, किससे बनता है? पेप्सिनोजेन। रेनिन जो है वो आपके अलग तरह के एमिनो एसिड से बनेगा, ये भी शुरुआत में प्रोरेनिन होता है। प्रोरेनिन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होता है, देन कन्वर्टेड इनटू रेनिन। उसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, ये लिपिड का ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये आप जानेंगे तीनों के बारे में कि तीनों एंजाइम जो हमारे स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में होते हैं। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि कहता है द पेप्सिन इज सिक्रीट फ्रॉम इट्स जाइमोजन प्रिकर्सर पेप्सिनोजन कंटेक्ट विद फूड एंड रेनिन इन द फॉर्म ऑफ प्रोरेनिन। वही कहते हैं कि फूड के अंदर जो ये होता है ये हमारा किस किस फॉर्म में होता है? हमारा पेप्सिन होता है पेप्सिनोजेन की फॉर्म में शुरुआत में, और जो रेनिन होता है वो प्रोरेनिन के फॉर्म में होता है। बाकी मैंने HCl का फंक्शन आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है पेप्सिन क्या होता है। पेप्सिन जो होता है वो बेसिकली हमारा एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम का काम होता है प्रोटीन को ब्रेक करना। शुरुआत में पेप्सिन इनएक्टिव होता है, किस फॉर्म में होता है? पेप्सिनोजेन की फॉर्म में होता है, लेकिन देन कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे गैस्ट्रिक जूस के एसिडिटी पे। अगर वो 2 पॉइंट के नीचे रहता है तो हमारा पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है और प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देता है। रेनिन की बात करूँ तो रेनिन जो होता है वो बेसिकली स्प्लिटिंग द मिल्क प्रोटीन। ये मिल्क के अंदर जो भी प्रोटीन होती हैं, जैसे कि कैसिनोजेन जो प्रोटीन होती है, या फिर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो मिल्क के अंदर जो कैसिनोजेन प्रोटीन होती है उनको 2 पार्ट में तोड़ने का काम करता है। एक पार्ट होता है केसिन और दूसरा पार्ट होता है वे। कैसिनोजेन में 2 पार्ट होते हैं जो मिल्क में पाए जाते हैं, वो होता है, एक होता है केसिन और एक होता है वे। केसिन जो होता है वो वाटर के फॉर्म में होता है, वो अलग हो जाता है, और केसिन जो होता है वो जस्ट समथिंग लाइक दही दही जैसा होता है ना। पर वे जो होता है वो क्या होता है? वो बेसिकली हमारा वाटरी पार्ट होता है, वो वहाँ से निकल जाता है और एक थक्के थक्के जैसा स्ट्रक्चर जो केसिन कहते हैं वो भी हमें मिलता है। तो 2 फॉर्म में अलग हो जाता है, वाटरी वाले फॉर्म में और केसिन के फॉर्म में। ये क्या करता है कि ये स्प्लिटिंग मिल्क प्रोटीन, ये मिल्क प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। कौन? रेनिन, जो रेनिन है वो। अब इसमें क्या होता है कि जो कैसिन होता है, केसिन, ये हमारे कैल्शियम के साथ जाकर के बाइंड कर लेता है, जो कि कर्ड लाइक कंटेंट बनाता है, जबकि वे का काम है वाटरी मूवमेंट के रूप में, उसका कोई भी काम नहीं होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। रेनिन जो होता है वो हमारा मिल्क स्प्लिटिंग प्रोटीन होता है, मतलब मिल्क प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम होता है। लाइपेज की बात करूं तो लाइपेज के बारे में मैंने बता दिया कि ये हमारा फैट स्प्लिटिंग एंजाइम है, मतलब फैट को ब्रेक करने का काम करेगा। एक्टेक्ट फैट इन द वेरी फाइन इमल्सन्स। इमल्सन्स क्या होता है मैंने बता दिया है कि जब इमल्सन्स का मतलब ये है कि हमारे फैट्स जो होते हैं वो किस तरीके से इमल्सिफाई होते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस बाइल डक्ट वाले सेक्शन में अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक इन सेमी डाइजेस्टेड और सेमी लिक्विड फूड पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने ये कहा कि स्टमक के अंदर हमारा एक तो प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन हो रहा है, लिपिड का भी ब्रेकडाउन हो रहा है। तो मतलब एक तरह से बहुत सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन, आधे से ज़्यादा का ब्रेकडाउन हमें स्टमक के अंदर देखने को मिल गया। कार्बोहाइड्रेट का माउथ के अंदर हो ही गया था, स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ में और भी चीज़ों का ब्रेकडाउन, से प्रोटीन और लिपिड का भी ब्रेकडाउन हो गया। तो एक तरीके से आपका जो आधा फूड था वो उसका ब्रेकडाउन हो गया है, बस आधे फूड की बात और है। अब वो जो आधा फूड होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे सेमी डाइजेस्टेड फूड या फिर काइम के ऊपर। तो चलिए देखते हैं।
अब अगर हम लोग बात करें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उसको भी ध्यान देते हैं। अब देखिए आपका जो सेमी डाइजेस्टेड फूड था, जो काइम था, अब वो कहाँ पे चला आया है? अब वो चला आया है पैंक्रियाटिक जूस में। अब पैंक्रियाटिक जूस जो होता है ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है, हमारा पैंक्रियाज जो है वहाँ से सिक्रीट होता है। लेकिन अब ये पैंक्रियाज जो है वो एक अलग तरह की ग्लैंड है। पैंक्रियाज क्या है? वो एक अलग तरह की ग्लैंड है। लेकिन अब हमारा ये जो फूड है ये कहाँ पे पहुँच चुका है? ये फूड हमारा पहुँच चुका है डुडेनम में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली हमारे 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट से मिलकर के स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है। एक पार्ट होता है डुडेनम, एक पार्ट होता है जेजुनम और एक पार्ट होता है इलियम। तो जो सबसे पहले जो स्टमक से, अगर सपोज मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने, अगर आप ध्यान दीजिए तो मान लीजिए कि ये हमारा स्टमक है, सपोज दैट ये हमारा स्टमक है। अब ये जो हमारा स्टमक है ना, यहीं पे जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में हमारा क्या होता है? इस वाले पोर्शन के अंदर हमारा होता है डुडेनम। इसके नीचे जो होता है वो हमारा होता है जेजुनम और फिर उसके नीचे हमारा होता है इलियम, जो सबसे नीचे का पोर्शन होता है। तो अब फूड किस में आ गया? डुडेनम में आ गया। आपको पता है जैसे ही फूड हमारा डुडेनम के अंदर आता है वहाँ पे कई और भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्टमक के अंदर। कई और एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जैसे ही फूड हमारे डुडेनम के अंदर आता है तुरंत हमारे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाती है कि भैया अब ऐसा काम करो कि जो हमारे जो क्या नाम से, जो हमारे स्टमक के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, स्टमक के अंदर जो भी डाइजेशन वगैरह हो रहा है, जो भी केमिकल्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको बंद कर दो, क्योंकि अब वहाँ पे कोई भी फूड नहीं है। तो केमिकल को क्या करना होता है? बंद करना होता है। तो उसके लिए जो हमारा जो ब्रेन है वो 2 इनहिबिटर्स को सिक्रीट करता है। एक होता है साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोसिस्टोकाइनिन, और दूसरी तरफ हमारा क्या होता है? एक होता है हमारा सिक्रीटिन। ये 2 तरह के एंजाइम्स को सिक्रीट करता है या 2 तरह के इनहिबिटर को सिक्रीट करता है, जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशंस को रोक देते हैं। अब हमारा खाना कहाँ पहुँच आया है? वो पहुँचा है डुडेनम में। कहाँ पहुँचा है? डुडेनम। डुडेनम कहाँ पे है? डुडेनम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है। अब क्या हुआ कि वहीं से हमारा पैंक्रियाज जो होती है वो सिक्रीट होती है। अब पैंक्रियाज जो होता है उसमें कई एंजाइम मौजूद होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन। अब जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये बिल्कुल हमारा प्रोटीन का ही ब्रेक डाउन करता है, और इसका जो प्रिकर्सर जो इनएक्टिव फॉर्म होता है वो होता है ट्रिप्सिनोजन। क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन। अब ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है इसको एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम होता है एंटीरोकाइनेज, और ये भी पीएच बेस पे होता है, पीएच बेसिक पे होता है, क्योंकि जैसे ही पीएच अगर 2 से कम है तब तक ये सारे एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे, पर जैसे ही पीएच 2 से ज़्यादा हो जाएगा हमारा ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में ट्रिप्सिन इनएक्टिव होता है जब डुडेनम में खाना आता है तो, लेकिन जैसे ही वहाँ से मैंने कहा ब्रेन से इंफॉर्मेशन जाती है और सिक्रीटिन जैसे इनहिबिटर जो है, जैसे ही गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बंद करते हैं, पीएच लो होता है, तो उससे क्या हो जाता है कि धीरे धीरे हमारा ट्रिप्सिन अपना काम करना शुरू करता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा ट्रिप्सिन एक्टिवेट होता है तो वो क्या करते हैं कि हमारा ट्रिप्सिन जो होता है वो नेचुरल प्रोटीन्स पे अटैक करते हैं और उसको तोड़ देते हैं प्रोटियोज और पेप्टोन्स में, प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स में उसको तोड़ देते हैं। तो ट्रिप्सिन जो है वो हमारे नेचुरल प्रोटीन्स को प्रोटीएज और पेप्टोन्स के अंदर तोड़ देता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, और इसको एक्टिवेट करने वाले जो एंजाइम उस एंजाइम का नाम है एंटीरोपेप्टाइडेज या फिर एंटीरोकाइनेज। काइनेज मतलब आप जान रहे हो कि काइनेज एक्टिविटीज़ होगी इनके ऊपर, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें काइमोट्रिप्सिन को, तो काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो एक इनएक्टिव फॉर्म होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में होता है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये भी पीएच बेस पे होता है। और जब ट्रिप्सिन एक्टिवेट होता है, ध्यान सुनिएगा, जब ट्रिप्सिन एक्टिवेट होता है तो उसके साथ में हमारा काइमोट्रिप्सिन भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ट्रिप्सिन जैसे एक्टिवेट होता है काइमोट्रिप्सिन भी एक्टिवेट होता है, और जब काइमोट्रिप्सिन जो एक्टिवेट होता है तो काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन पे अटैक करता है, प्रोटीन को ही स्प्लिट करता है पेप्टाइड्स में एंड क्लॉट मिल्क में, ठीक है, मिल्क क्लॉटिंग बनाने में भी मदद करता है। तो ये थे पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा होने वाली चीज़ें जो थी वो थी यहाँ पे, बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें। अब उसके बाद यहाँ पे जो एक और एंजाइम्स होता है वो होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब जो ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है ना, इसका काम होता है कि ये हमारे प्रोटीन जो पेप्टोन्स में बदले हुए हैं, जैसे कि प्रोटीएजेस पेप्टोन्स
अब इस पेप्टोन्स को ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेजेस जो होता है ये इसको ब्रेक कर देता है, हमारा किस में ब्रेक कर देता है, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है ये इसको ब्रेक कर देता है एमिनो एसिड में। हमारे पेप्टोन्स को किस में ब्रेक कर देता है, एमिनो एसिड में। मतलब सबसे बेसिक लेवल पे जो प्रोटीन होता है उसका ब्रेकडाउन कार्बोक्सी पेप्टोज हमारा करता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम और प्रोटीन होता है जिसका काम बहुत ही ज़्यादा है कि एमिनो एसिड में प्रोटीन को तोड़ देता है, कार्बोक्सी पेप्टिडोज। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा एमाइलेज भी होता है। अब ये जो हमारा एमाइलेज होता है या फिर एमाइलोप्सिन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो एंजाइम होता है एमाइलोप्सिन, ये हमारे एमाइलेज मतलब हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके ब्रेकडाउन के लिए ज़रूरी होता है। तो एक तरह से पैनक्रियाटिक जूस एक बहुत ही मेजर कंपाउंड होता है हमारे कंप्लीट ब्रेकडाउन, क्योंकि यहाँ पे पहली बार तो प्रोटीन का एक कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिल रहा है जहाँ पे आपका प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी हो रहा है, जो पहले से ब्रेक होकर के आया भी हुआ है फूड वो भी ब्रेक हो रहा है वहाँ पे। उसमें मौजूद जो प्रोटीन है ट्रिप्सिन वगैरह भी वहाँ पे अटैक कर रही है, काइमोट्रिप्सिन भी अटैक कर रही है, साथ में वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का भी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कार्बोक्सी पेप्टिडोज जो कि प्रोटीन को किस में तोड़ रहा है, एमिनो एसिड में। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो एक चीज़ और पैंक्रियाज में के अंदर कार्बोहाइड्रेट का हो गया, प्रोटीन का हो गया, पर आपको हो गया यार इसमें लिपिड का नहीं हुआ। तो यस, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लिपिड के बारे में कि यहाँ पे लिपिड का भी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है। तो प्रोटियोलिटिक लाइपेज और स्टिप्सिन जो होता है इट इज़ अ लिपोफिटिक एंजाइम। कैसा एंजाइम होता है, लिपोफिटिक एंजाइम, सॉरी लिपोलिटिक एंजाइम, इट्स अ लिपोलिटिक एंजाइम। लिपो मतलब क्या होता है, लिपिड के, लिटिक मतलब तोड़ना, लिपिड को तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं ये लिपिड को फैट्स और फैटी एसिड के अंदर ब्रेक करते हैं। और ये मैकेनिज्म ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये मैकेनिज्म किसकी होती है, पैनक्रियाटिक लाइपेज की। और ये एक यूनिक मैकेनिज्म होती है क्योंकि इस मैकेनिज्म के अंदर जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है ट्राइग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे ब्रेकडाउन के बाद हमें क्या मिलता है, ट्राइग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमारा जो है लिपिड जो है वो इमल्सिफाई होता है, इमल्सिफिकेशंस भी होती है। और उसके बाद यहाँ पे है बाइल सॉल्ट, दीज आर बाइल सॉल्ट टू कोलैप्स सिक्रीटेड इन पैनक्रियाटिक जूस। बाइल सॉल्ट एक जो है वो अपने में इंपॉर्टेंट है और ये आप तब पढ़ोगे जब भी आप गाल ब्लैडर के बारे में पढ़ने वाले हो जस्ट, तो वहाँ पे आप बाइल साल्ट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानोगे। तो चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आपको आगे बाइल सॉल्ट और गाल ब्लैडर वगैरह के बारे में। बाइल सॉल्ट को बताने के पहले कुछ अदर पैनक्रियाटिक एंजाइम को देख लेते हैं कि और भी कौन कौन से एंजाइम हैं जिनका फंक्शन हो रहा है, क्योंकि एक नंबर में ऐसे एंजाइम्स के बारे में सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अदर इन एडिशन टू द एबव एंजाइम पैनक्रियाज जूस आल्सो कंटेन माल्टेज एंड राइबोन्यूक्लियस। क्लियर, समझ में आ गया। आपने ट्रिप्सिन देखा, काइमोट्रिप्सिन देखा, कार्बोक्सी पेप्टिडोज देखा, लिपोलिटिक एंजाइम देखा, एमाइलेज देखा, साथ में यहाँ पे माल्टेज भी होता है जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का भी ब्रेकडाउन करता है, और राइबोन्यूक्लियस भी होता है जो कि हमारे न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन करता है। तो न्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन, उसके बाद में यहाँ पे आपका जो माल्टेज है उसका ब्रेकडाउन, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ आरएनए और स्मॉलर न्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन भी करता है यहाँ पे होता है, और वो किसके द्वारा होता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे फैटी एसिड का भी होता है भाई। एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो एक बार कि पैनक्रियाटिक आल्सो कंटेन एस्ट्रेजेज एंजाइम। ये एक एंजाइम और कंटेन करता है जिसका नाम है एस्ट्रेजेस। तो जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा, राइबोन्यूक्लियस, माल्टेज, एस्ट्रेजेस को भी कंटेन करता है जिसका मेन काम होता है कि हमारे फैट्स और एस्टर को ब्रेक करना। एग्जाम्पल जो है इस एस्ट्रेजेस का वो है ट्राइब्यूट्रिन। क्या है, ट्राइब्यूट्रिन है। दीज एस्ट्रेजेस हैव बीन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर बाइल सॉल्ट। ठीक है, इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है इसको डाइजेस्ट करने की वो होती है बाइल सॉल्ट। देयर इज ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेजेस विच हाइड्रोलाइज कोलेस्ट्रॉल एस्टर टू फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। सेम उसी तरह से होती है। तो ये तमाम तरह की जो हमारी एंजाइम्स हैं वो यहाँ पे होते हैं जो कि हमारे फैट्स और कई चीज़ों का डिपोजिशन करते हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपसे ब्रीफ में बात करूँगा। तो जितने एंजाइम्स के मैंने नाम बताया वो आप याद रखिएगा, एस्ट्रेजेस, उसके बाद राइबोन्यूक्लियेजेस और आपका माल्टेजेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस के बाद हम लोग बात करने वाले हैं इंटेस्टाइनल जूस के बारे में।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे भी आपने पैंक्रियाज वाला पढ़ा, उसी तरह अब आप पढ़ोगे इंटेस्टाइनल जूस के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। तो ध्यान से इसको एक एक लाइन को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएं। तो इंटेस्टाइनल जूस इज एडिशनल टू द इंटीरोकाइनेज मेंशन्ड अबव द सेक्यूसस इंट्रोकस। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। तो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर हमारा एंटीरोकाइनेज होता है, जो कि अगर मैं बात करूँ तो इसको हम लोग ये इंटेस्टाइन जो होते हैं वो बेसिकली सिक्रीट करते हैं। जो भी जूस वगैरह सिक्रीट होता है वो क्या कहलाता है, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस होता है, जहाँ पे हमारे बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि विच आर नेसेसरी टू कंप्लीट द गैस्ट्रिक डाइजेशन। और भाई देखो, ये अब एक आखिरी स्टेज होती है डाइजेशन की, ठीक है। अभी तक जो डाइजेशन हुआ, अब ये जो स्टेज होती है ना, ये हमारे डाइजेशन को एक आखिरी रूप दिखाता है। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारे एंजाइम नेसेसरी होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा इरेप्सिन। क्या होता है इरेप्सिन? इरेप्सिन जो होता है कंप्लीट द गैस्ट्रिक डाइजेशन ऑफ पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस स्प्लिट इनटू एमिनो एसिड। तो ये कहीं ना कहीं चेक भी करते हैं, और अगर ये सारी प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में ब्रेक नहीं हुई है तो उसको एमिनो एसिड में ब्रेक करते हैं। तो ये पूरी तरह से चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोटीन है वो पेप्टोन्स प्रोटीएज में ब्रेक होकर के एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाए। तो ये पहला काम होता है इरेप्सिन का। उसके बाद होता है द अदर एंजाइम आर कंसर्न विथ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग। मॉल्टेज होता है जिसका काम होता है कि ग्लूकोज में बदलो, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलो। तो माल्टेज भी यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे सुक्रेज होता है। सुक्रेज जो होता है वो सुक्रोज टू ग्लूकोज। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज के रूप में हमारी बॉडी में है तो उसको भी ग्लूकोज में तोड़ने का काम सुक्रेज करता है। फ्रक्टोज जो होता है एंड लैक्टेज ब्रेक डाउन लैक्टोज। तो यहाँ पे जो लैक्टेज होता है वो बेसिकली लैक्टोज में ब्रेक डाउन करता है हमारे ये देखो, फ्रक्टोज एंड लैक्टेज ब्रेक्स डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो जो हमारा लैक्टेज होता है ये बेसिकली क्या काम करता है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। साथ में अगर मैं बात करूँ, द एसिड कंटेंट इन स्टमक इज ऑल्सो कॉज द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा टू रिलीज द हार्मोन्स। अब यहाँ पे जो हमारा एसिडिक कंटेंट भी होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, इसका मेन काम होता है फ्रॉम द स्टमक ऑल्सो कॉज द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा टू रिलीज द हार्मोन्स। अब जो हमारा स्टमक के अंदर जो भी हमारा एसिडिक कंटेंट होता है वो बेसिकली इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसके अंदर हमें इंटेरोकाइनेज देखने को मिलता है, इरेप्सिन देखने को मिलता है, और सुक्रेज देखने को मिलता है, माल्टेज जैसा एंजाइम देखने को मिलता है। तो तमाम तरह के एंजाइम्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। साथ में यहाँ पे कई हार्मोन्स भी काम करते हैं। अब एक तरफ फूड हमारी इंटेस्टाइन के अंदर आ गई है, तो जो वहाँ पे एंजाइम होते हैं सिक्रीटिन विच इज कैरीड ब्लड टू द पैनक्रियाज स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। जो सिक्रीटिन होता है उसका बेसिकली दो काम होता है। एक काम तो हो गया भाई कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टमक था उसके डाइजेशन को रोक देना, एक काम हो गया। दूसरा काम जो था इसका क्या था, वो दूसरा काम था इसका जो हमारा पैनक्रियाज है आपका, ठीक है, जो ये आपका पैनक्रियाज है उसको बेसिकली क्या कर देना कि भाई ये कह देना कि देखो यार बहुत हो गया है, अब तुम शुरुआत करो। तो जब हमारा फूड जाता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम से, मतलब कि जब स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ मूव करने वाला होता है, डोडेनम की तरफ जाता है, तो वो काम होता है यहाँ पे पैनक्रियाज सिक्रीट करने का काम भी सिक्रीटिन का होता है। द इंटेस्टाइनल जूस आल्सो कंटेन सम पेप्टाइडेज जैसे कि एमिनो पेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज विच कंप्लीट डाइजेशन ऑफ वेरियस पेप्टाइड टू एमिनो एसिड। इंटेस्टाइनल जूस का काम और भी होता है कि भाई ये हमारे बेसिकली एमिनो एसिड में ब्रेक करने का भी काम करते हैं। साथ में यहाँ पे हमें न्यूक्लियेजेस भी होता है, न्यूक्लियोटाइडेज होता है, न्यूक्लियोसाइडेज होता है, जो कि बेसिकली न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा। साथ में उसके बाद बताऊं कि इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसमें हमारा एंटीरोपेप्टाइडेज होता है। अल्कलाइन फॉस्फेटाइजेज आर एक्चुअली सिक्रीटेड बाय द इंटेस्टाइनल सेल, और इसको एंटीरोपेप्टाइडेज को सिक्रीट करने वाली सेल कौन सी होती है, इंटेस्टाइनल सेल होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये जो एंजाइम होता है एंटीरोकाइनेजेस, दीज एंजाइम कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द वेरियस न्यूट्रिएंट एट सरफेस व्हिच इज साइटोप्लाज्म टू इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल। और ये जो हमारा एंटीरोपेप्टाइडेज होता है ये बेसिकली हमारे जो
कंप्लीट डाइजेशन होता है उसको ये न्यूट्रिएंट्स का कंप्लीट डाइजेशन करने में मदद करते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस हमारा बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर होगा, जिसको कि आपको ध्यान में। अब हम लोग यहाँ पे बाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा बाइल क्या होता है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बाइल जो होता है वो बेसिकली हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही इसकी एक्टिविटी देखने को मिलती है, लेकिन अब ये जो बाइल होता है ना, इसको सिक्रीट करने का काम हमारा गाल ब्लैडर करता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना कि बाइल क्यों इंपॉर्टेंट है। बाइल बेसिकली जाना जाता है लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए, लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए बेसिकली जाना जाता है। अब क्या होता है देख लो, बाइल इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, बाइल सॉल्ट एंड सर्टेन पिगमेंट स्टोर इन गाल ब्लैडर। और ये बेसिकली कहाँ पे स्टोर होता है, वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। एंड इट इज स्टिमुलेट टू फ्लो डाउन द कॉमन बाइल डक्ट। और वहीं पे क्या होते हैं, हमारे बाइल डक्ट होते हैं जिसके द्वारा ये सिक्रीट होते हैं। व्हेन फूड एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे ही फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, हार्मोन्स, एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है वो रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ बाइल बिकॉज इट स्टिमुलेट। तो जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ही स्टमक के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हुआ, तुरंत जो ब्रेन ने कोलेसाइटोकाइनिन, ठीक है, सॉरी, कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है उसको एक्टिवेट करता है और साथ में सिक्रीटिन को एक्टिवेट करता है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है वो दो काम करता है, एक तो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बंद करना, दूसरा काम यह है कि बाइल डक्ट के सिक्रीशन को बढ़ा देना। तो बाइल डक्ट जब सिक्रीट करेगा बाइल को, तो क्या होगा कि यही क्या करता था, कोलेसिस्टोकाइनिन जो था ये हमारे गाल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसको सिक्रीट करने के लिए मजबूर करता है और ये बाइल हमारी वहाँ से रिलीज होती है। बाइल सॉल्ट इमल्सीफाई फैट्स इनटू स्मॉल पार्टिकल। ये क्या काम करते हैं कि जो बाइल होते हैं ये जा करके हमारा जो फैट का ग्रेन्यूल होता है बड़ा बड़ा सा, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, फैट का जो ग्रेन्यूल होता है आपका बड़ा बड़ा सा, तो ये जो फैट के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं बड़े बड़े से, उन ग्रेन्यूल्स के साथ में जाकर के ये बंध जाता है और उनके साथ में जाकर के बंधने के बाद, उनके साथ में बंधने के बाद ये हमारा क्या है, बाइल साल्ट है और ये हमारा क्या है, फैट ग्लोब्यूल है। ये जाकर के चारों तरफ से इसको क्या करता है, घेर लेता है और इसको घेरने के बाद इमल्सीफाई कर देता है। इमल्सीफाई मतलब इनको छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक कर देना, ठीक है। तो इस तरह से जाता है और इसको छोटे फैट्स का जो बड़ा सा एरिया होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है हमारा बाइल सॉल्ट। तो इसी चीज़ के बारे में मुझे आपको बताना था। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि जो बाइल सॉल्ट है, तो इस तरीके से देखेंगे, बाइल सॉल्ट इमल्सिफाई फैट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स सो दैट द फैट स्प्लिटिंग एंजाइम मे हैव चांस टू रिड्यूस देम। जो फ्लैट स्प्लिटिंग एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, इसको कम करने का काम करते हैं। बाई वर्चू इट एल्कलाइन नेचर बाइल क्रिएट अ सुटेबल मीडियम टू इंटेस्टाइनल डाइजेशन। साथ में जो बाइल होता है वो बेसिकली एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन नेचर के होने के कारण ये इंटेस्टाइन के डाइजेशन को भी प्रमोट करते हैं। तो बाइल सॉल्ट न केवल फैट को ब्रेक करता है, फैट के ड्रॉपलेट्स को ब्रेक करता है, बशर्ते जो इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है उसको भी मेंटेन करता है ताकि बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन एक्टिवेट हो पाएँ। साथ में द बाइल सॉल्ट आर फॉर्म्ड इन लीवर सेल्स इन मैनर टू एनालॉग एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइप्यूरिक एसिड। तो जो हमारी बाइल सॉल्ट होती है वो बेसिकली बनती है लीवर सेल के अंदर, जिसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ हाइप्यूरिक एसिड, जिसका काम भी डाइजेशन के अंदर होता है। आशा है आपको ये वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम का पसंद आया हुआ होगा, और अगर पसंद है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई ऐसा खास वहाँ पे नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने उसको डिस्कस नहीं किया होगा। अगर आपको पढ़ना होगा यार अपने से पढ़ लेना। बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा उसमें एब्जॉर्प्शन के बारे में बताऊँगा, तो तैयार रहिएगा और देखिएगा सारे वीडियो को एक एक करके। तो अगर आपको वीडियो पसंद है अभी भी लाइक कर दीजिए, एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।